है उनके मानसिक विकास में। और जिस तरह से हम देखते हैं एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हम क्लिनिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम लोग देखते हैं अपने क्लिनिकल सेटअप में कि जो भी बच्चे इससे ग्रसित होकर आते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, तो क्या क्या चीजें होती हैं जो उनके प्रभावित होते हैं। और प्ले प्ले एक ऐसा थेरेपी है, और क्या कंसेप्ट है, कौन सा प्ले हम उनको प्रोवाइड करें और क्यों करें और कब करें, इस चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं और कलेक्ट किए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 5 मिनट। उससे एक आप लोगों को एक झलक नज़र आएगी कि आज का टॉपिक किस ओर हम जाएंगे। तो मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। आज का जो टॉपिक है वो प्ले इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर चिल्ड्रंस। मैंने कुछ इमेजेस कलेक्ट किए हैं, जो इमेजेस एक आज की जो चर्चा की जो है उस चीज को और प्रभावित करेगी और आगे बढ़ेगी। और हमारे साथ हमारे स्पीकर सीआरसी सिक्किम से लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी राकेश महापात्रा जी हैं, उस चर्चा को बढ़ाएंगे। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिस तरुश्री त्रिखा जी, जो क्लिनिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो आज हमारे मिनिस्ट्री इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रही है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो हर एक सीआरसीज और हर एक नेशनल इंस्टीट्यूट में खुल चुका है और खुलने वाला है। तो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि प्ले क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या मदद करेंगे, स्पेशल एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल स्पेस थेरेपिस्ट और जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेसर हैं उनको क्या मदद करेंगे। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो एक रूपरेखा तैयार करेंगे किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं। और एक जो स्माइलिंग जो फेज आ रही है, और एक जो चुनौती है फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जो ग्रुप एक्टिविटी जो आ रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथन की जो इम्प्रूवमेंट आ रही है वो इस फोटोग्राफ्स में दिख रही है। फिर इसमें देख सकेंगे कि कैसे ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, जो प्रतिभा है इनकी जो इम्प्रूवमेंट हो रही है। इस छोटा सा पीपीटी में मैं ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि जो बच्चे हैं जो इंडोर एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी से क्या इम्प्रूवमेंट आता है बच्चों में। आपने देखा होगा जितने भी इमेजेस हैं, बच्चे एक स्माइलिंग फेस लेके जो चुनौती है उनको सामना कर रहे हैं और बड़े होके एक मुकम्मल व्यक्तित्व की पहचान रखते हैं और डेवलप होती है उनमें। मैं तो इस पीपीटी को मैं यहीं एंड करता हूं, और इस वेबिनार की आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं प्रोग्राम चेयरपर्सन हमारे श्री रवि कुमार सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने आशय वचन से इस वेबिनार की को आगे बढ़ने की हमें आशीर्वाद दे सर। श्री रवि कुमार सर। थैंक यू अमित जी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आप सभी को मेरा नमस्कार। कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर सीआरसी गोरखपुर आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसा कि आज का वेबिनार जो टाइटल है रोल ऑफ प्ले इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर चिल्ड्रन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जैसा कि प्ले का रोल क्या होता है बच्चों में, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है और ये
जितने भी हमारे बीच दिव्यांगजन के माता पिता जुड़े हैं इस वेबिनार का बहुत अच्छा लाभ उठाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं प्ले जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, बच्चों में अपने आप स्पॉन्टेनियस और ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्टिविटी करता है जिसके जरिए बच्चा अपना इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट करता है और इसी इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट के जरिए वो अपना फ्री टाइम प्ले मेथड के जरिए यूज करता है और जिसके कारण बच्चे का फिजिकल ग्रोथ पॉजिटिव ग्रोथ होता है और उसके साथ साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी सही होता है। प्ले के मेथड के जरिए ही बच्चा कोऑर्डिनेशन सीखता है, उसके बीच का स्ट्रेंथनिंग उसका अच्छा होता है और क्रिएटिविटी भी सीखता है प्ले मेथड के जरिए। प्ले एक बहुत अच्छी टेक्निक्स है जो कि बच्चों में बहुत बेनिफिशियल होता है। प्ले मेथड के जरिए ही बच्चा इमोशनल वेलबींग और बच्चों की चाइल्ड की जो एबिलिटी होती है उसके जरिए हम एक्सप्लोर कर पाते हैं कि आखिर बच्चों में क्या क्या वो इंटरेस्ट लेता है, क्या उसका पॉजिटिव आउटकम है, क्या पॉजिटिव स्ट्रेंथ है और उसका क्या नेगेटिव स्ट्रेंथ है, क्या वो नहीं कर पाता है, जिसके जरिए हम उसको अपना गोल बनाकर उसके इंप्रूवमेंट में मदद करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं प्ले थेरेपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और आज के इस वेबिनार में प्ले का ही रोल ऑक्यूपेशनल थेरेपी एस्पेक्ट में बच्चों का क्या है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, first of all, I would like to welcome on behalf of CRC Gorakhpur, I would like to welcome our director, sir, Dr. Himanshu Das, sir, who is the director of National Institute of Empowerment of Persons with Visual Disability, Dehradun. Warm welcome, sir. साथ ही साथ आज हमारे बीच इस रोल ऑफ प्ले इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बहुत ही अनुभवी हमारे बीच रिसोर्स पर्सन हैं जो कि बच्चों में क्या प्ले का इंपॉर्टेंस है, प्ले से क्या क्या फायदे हो सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी एस्पेक्ट से। मैं रिसोर्स पर्सन मिस तनुश्री त्रिखा मैडम का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर NIPBD देहरादून से जुड़ी हुई हैं। वार्म वेलकम मैडम। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन, नमस्ते, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म से 0 से 5 इयर्स जो कि क्रिटिकल पीरियड होता है और इस क्रिटिकल पीरियड में ओवरऑल डेवलपमेंट न कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी बल्कि ऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच थेरेपी, साइकोसोशल प्रॉब्लम, एवरीथिंग विल improve in this development, critical period development. So I think madam will explain very nicely. साथ ही साथ हमारे बीच श्री राकेश महापात्रा जी CRC सिक्किम से जो लेक्चरर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी पद पर CRC सिक्किम से जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं हमारे CRC के। थैंक यू। और साथ ही साथ मैं इस वेबिनार से जुड़े जितने भी पेरेंट्स हैं, दिव्यांगजन भाई बंधु हैं और जितने भी अदर NGO, पेरेंट्स, अदर स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं इस वेबिनार का फायदा उठाएंगे। CRC के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हमारे टीम मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो कि इस डे टू डे इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को वेबिनार के जरिए पेरेंट्स को यूजफुल बनाएं। सो थैंक यू एंड वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। नाउ आई हैंड ओवर टू अमित कच्छप जी टू कंटिन्यू द प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू रवि सर। हमारे रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर साहब जो CRC गोरखपुर में कार्यरत हैं और हिमांशु दास सर, डायरेक्टर हिमांशु दास सर जो कि डायरेक्टर निपमेट देहरादून में कार्यरत हैं। सर मैं दोनों आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं दोनों ही स्पीकर का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। और दोनों ही स्पीकर मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि वे अपने एक्सपीरियंस इस मंच से शेयर करें। और डॉक्टर हिमांशु दास सर हमारे आज इस वेबिनार में जुड़ नहीं पा रहे हैं, किसी शेड्यूल में बिजी हैं, तो उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए। और रवि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके हाथ से वचनों से। और CRC के सभी स्टाफ जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और जितने भी अभिभावक हैं और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल्स हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत की रूपरेखा के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा तनुश्री त्रिखा मैडम का, जो कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर निपमेट देहरादून में कार्यरत है। मैडम आपका स्वागत है और आप आज आपका जो टॉपिक है वो राइट्स ऑफ प्ले एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग है। मैडम आप प्लीज अपने टॉपिक को शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून।
मेरा नाम है तरुश्री त्रिखा। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं NIEPVT देहरादून में कार्यरत हूँ। तो हम आज का टॉपिक है हमारा प्ले। एक सेकंड जस्ट मैं अपनी स्लाइड्स शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को और आसानी होगी समझने के लिए थोड़ा। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है मैडम, विजिबल। ओके ठीक है, तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्ले। प्ले से हम क्या समझते हैं? प्ले क्या है? खेल है क्या आखिर? प्ले एक ऐसा एंगेजमेंट है जो कि हमारे दिमाग को, हमारे दिल को सुकून देता है, हमारे लिए प्लेजरेबल है। ऐसा फिजिकल और मेंटल एफर्ट है जिसमें हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बहुत एफर्टलेस है। वो हमको सेटिस्फैक्शन देता है, हमको प्लेजर देता है, हमको खुशी देता है। वहीं पे काम क्या होता है? काम हमारा एक काम भी हमारा वॉलंटरी होता है। हम काम में वॉलंटरीली मतलब अपनी मर्जी से अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। वो भी हमारा फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाता है, पर उसमें क्या फर्क होता है? काम से हमें मटेरियल बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब हम पैसे कमाते हैं, हमारे पास हमको खाने के लिए पैसे चाहिए, हमको रहने के लिए पैसे चाहिए, तो मतलब हमें मटेरियल बेनिफिट्स के लिए काम करना पड़ता है। वहीं प्ले में ऐसा कुछ नहीं है। प्ले में हमें सिर्फ इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, हमें खुशी चाहिए। एक और टर्म है डर्जरी। डर्जरी का मतलब है कि हम काम कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, पर वो हमें पसंद नहीं है, वो हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, हमें सर्वाइवल करना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारा प्ले और वर्क, हमारा खेलना और हमारा काम करना कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। अगर हम वही काम करें जो हमें खुशी देता है, हमारे को मेंटल पीस देता है, तो हमारे लिए प्ले भी हो सकता है, वो बहुत इजीली हो जाएगा। वहीं वर्क और डर्जरी वो भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो हमको पसंद नहीं है, जो हमारे को मेंटल पीस नहीं दे रहा है, पर हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पैसे कमाने, वो डर्जरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये दोनों बहुत आपस में कनेक्टेड है। पर प्ले और डर्जरी ये दोनों कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। कोई भी ऐसी चीज जो हमको प्लेजर नहीं दे रही, हमारे इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी नहीं है, वो बोला ही नहीं सकती। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि चिकित्सा। तो बच्चों में व्यवसाय क्या है? बच्चों का व्यवसाय ही खेलना है, ठीक है। तो इसीलिए उस बच्चों के व्यवसाय पे ध्यान देना, उनको समझना, उनके खेल को समझना बहुत जरूरी है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के हिसाब से। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और जितने भी लोग जुड़े रहते हैं बच्चों के साथ, उनके लिए भी बच्चों के खेल को समझना और उसके जरिए बच्चों को बढ़ाना, उनको पढ़ाना भी, साथ में उनकी ग्रोथ करवाना बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं कि हमारे देश में बच्चों के लिए क्या कानून है। हमारा देश में हर किसी के लिए कानून है। बच्चों के लिए कुछ कानून है जो कि सबको पता है, जैसे कि बच्चों को हम काम नहीं करवा सकते, उनके ऊपर फोर्सफुली उनको काम करने के लिए नहीं भेज सकते, चाहे घर में गरीबी हो या अमीरी हो। बच्चों को पढ़ाना आजकल हमारे कानून के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये सारे कानून है जो हमें बच्चों के लिए फॉलो करने हैं। पर एक इंटरनेशनल कानून है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अब ये इंटरनेशनल कानून इंडिया में भी लागू होता है, हमारे इंडिया में भी फॉलो किया जाता है। ये कानून क्या बोलता है कि कोई भी इंसान बिना उसकी एज के, छोटा बड़ा बच्चे मिला के सबके पास इक्वल राइट है, सबके पास ह्यूमन राइट्स हैं। तो हम इस कानून के तहत कुछ राइट्स की बात करते हैं बच्चों के लिए, जो कि प्ले से जुड़ी हुई है। बहुत सारी राइट्स हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, पर क्या प्ले से, खेल कूद से कोई जुड़ी हुई राइट्स बच्चों के पास हैं हमारे कानून में? तो हाँ, हमारे कानून में बच्चों के लिए खेल से जुड़ी हुई राइट्स भी हैं। ये जो कानून मैंने आपको बताया इंटरनेशनल, इसके अंदर बेसिकली 4 चीजों पे ध्यान दिया गया है: सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल राइट्स बच्चों के लिए। इसके अंदर हम आगे की 4 राइट्स हैं। बच्चों का सर्वाइवल उनके लिए राइट है, बच्चों को मार नहीं सकते। बच्चों की प्रोटेक्शन करना उनके लिए एक राइट है, कोई भी उनपे कोई हाथ उठाए तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना उनके लिए कानूनन एक कानून है कि बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना है। बच्चों की डेवलपमेंट उनके लिए कानून है और उनका पार्टिसिपेशन एक कानून है। इन कानूनों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, पर फिलहाल जो हमारा टॉपिक है प्ले, उसको मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट इसका जो एक पार्ट है इस कानून का, उस पर ध्यान देते हैं।
उसमें इस डेवलपमेंट राइट में बच्चों की एजुकेशन कराना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपन में उसको केयर देना, उनकी डेवलपमेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की सोशल सिक्योरिटी, ताकि उनको कोई हार्म ना कर पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चौथी चीज जो कि हमारे प्ले से रिलेटेड है, मतलब राइट टू लीजर रिक्रिएशन कल्चरल एक्टिविटीज। ये हमारे कानून में लिखी गई है कि बच्चों को उनके मुताबिक खेलने देना, बढ़ने देना, उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने देना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अगर हमारा कानून भी हमको ये बोल रहा है कि हमें बच्चों को खेलने देना चाहिए, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है बच्चों के लिए। अब ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमारी लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम बच्चों को खेलने कूदने में आगे बढ़ाएं। उनके खेल कूद को हम रोक नहीं सकते किसी भी कारण से। कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कि सजेस्ट करती हैं कि खेलना तभी माना जाएगा जब उसमें कुछ चीजें होंगी। जैसे कि अगर बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है और वो अपनी मर्जी से कर रहा है, उसको खुश होके कर रहा है, वो उसको करने के लिए मोटिवेटेड है, बहुत खुश है, और उस एक्टिविटी को करने के बाद एक एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, तभी उसको प्ले माना जाएगा। तो क्या आप सब लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि ये सारी चीजें होनी जरूरी है तभी वो एक प्ले माना जाएगा? हो सकता है कुछ लोग एग्री करें, कुछ लोग डिसएग्री करें। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है चाइल्ड ए, हमने उसको एक बॉक्स दिया ब्लॉक्स का और बोला कि बेटा आप खेलो इससे। अब उस बच्चे ने वो बॉक्स उठाया, वो टेबल पर गया, उसने टेबल पर ब्लॉक्स को निकाला, वो ब्लॉक्स लगा रहा है। एक उसके जो ब्लॉक्स का जो बॉक्स है उसके अंदर फोटो बना हुआ है ब्लॉक्स का कि ऐसे ऐसे करके एक पिक्चर बनाना है, 3D इमेज बनाओ। वो बच्चा बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन से बॉक्स को देख रहा है और वो ब्लॉक्स ड्रॉ कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो बिल्ड कर लेता है। अब वहीं एक दूसरा बच्चा है, चाइल्ड बी सपोज करो, हमने उसको भी सेम बॉक्स दिया एक ब्लॉक्स का कि बेटा आप इससे खेलो। वो बच्चा क्या करता है, वो बॉक्स लेता है, वो जाता है, वो जमीन पे सारे ब्लॉक्स फैला देता है। फैलाने के बाद वो पिक्चर को तो देखता ही नहीं है और रैंडमली कुछ भी ब्लॉक लगाता है, कोई भी कलर लगाता है, बिल्डिंग ऐसे टावर बनाता है, उसको तोड़ देता है, फिर दोबारा बनाता है और बहुत खुश होता है, बहुत इंजॉय करता है। तो हम देख रहे हैं कि चाइल्ड ए ने एक एंड प्रोडक्ट तो दिया, उसने सेम पिक्चर तो बनाया 3D इमेज में, पर वो हंस नहीं रहा था उसको करते, बहुत सीरियस था, कंसंट्रेशन में था। वहीं दूसरा बच्चा जो चाइल्ड बी है, उसने बहुत खुशी खुशी, बहुत इंजॉय करके वो बॉक्स बिल्डिंग को वो ब्लॉक्स के साथ खेल रहा था, पर वो सेम पिक्चर नहीं बना पाया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड ए खेल रहा था या चाइल्ड बी नहीं खेल रहा था, या दोनों बच्चे नहीं खेल रहे थे? तो ये चीज गलत होगी। दोनों बच्चे खेल रहे थे, बच्चों का खेलने का तरीका अलग था। तो हमें जरूरी नहीं है कि हम एक एडल्ट के पर्सपेक्टिव से, एक बड़े होने के नाते हम उस चीज को देखें। हमें जरूरी है कि हम एक बच्चे के तरीके से वो देखें कि वो कैसे उसको खेल रहा है। बच्चा कैसे उस एक्टिविटी को अप्रोच करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा उस एक्टिविटी को कैसे खेल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बच्चे को एक पेपर दे दिया, तो क्या हर बच्चा पेपर के साथ एक ही तरीके से खेलेगा? नहीं। कोई बच्चा होगा जो पेपर की बोट बना लेगा, कोई बच्चा होगा एरोप्लेन बना लेगा, कोई बच्चा उस पर पेंटिंग करेगा, कोई उसको फाड़ कर खेलेगा। पर वो बच्चे अपने अपने तरीके से खेलेंगे, अपने तरीके से खुश रहेंगे। तो बच्चों का खेलना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उनकी फ्रीडम पे, उनकी खुशी। अगर हम उनको फ्रीडम दे रहे हैं, अगर हम बच्चे को बार बार जाके टोकते रहेंगे कि नहीं बेटा ये ऐसे करो, नहीं बेटा ऐसे करो, ऐसे ब्लॉक लगाओ, ऐसे पेपर को फोल्ड करो, तो बच्चे को कहीं ना कहीं यही लगेगा कि हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसकी चॉइस, उसकी फ्रीडम सब इफेक्ट हो जाएगी। वो बच्चा उस हिसाब से नहीं खेल पाएगा, उसको लगेगा कि मेरी फ्रीडम इफेक्ट हो रही है। तो एक एडल्ट कितना इन्वॉल्व कर रहा है बच्चे के खेल में, ये भी बहुत जरूरी है। उतना ही इन्वॉल्वमेंट जरूरी है जितना बच्चे को लगे कि हाँ ये मेरे खेलने के लिए जरूरी है। अब हर बच्चा एक जैसे नहीं खेलता, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हर बच्चे का खेलने का अपना अलग तरीका होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे, अगर हम बच्चे को सपोज कलर सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, किसी एक बच्चे को हम मे बी एक रिंग स्टैक एक गेम होता है, हम उससे कलर सिखा रहे हैं कि बेटा ये कलर का रिंग है, ये कलर का रिंग है। पर अगर उस दूसरा बच्चा, उसको रिंग स्टैक पसंद ही नहीं है, तो वो उस गेम से क्यों खेलेगा? हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम बच्चे के साथ कलर पेंटिंग इन्वॉल्व करें, उसके हाथों में पेंट लगाएं, उसको उस तरीके से कलर सिखाएं।
तो जरूरी है कि हम बच्चे के तरीके से खेल को देखें, ना कि एक बड़े के तरीके से। हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम बच्चे को सिखाएं, बच्चे को हमारे को चीजें समझाना सिखाना बहुत जरूरी है, जरूर, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम वो बच्चे के तरीके से उसको सिखाएं, ना कि अपने तरीके से उसको सिखाएं। प्ले के बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं खेलने से, पर उसके अलावा इसके कुछ साइंटिफिक इफेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स कराता है हमारी बॉडी के अंदर। ये कुछ मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। पहले तो मोटर डेवलपमेंट होती है, मतलब बच्चा चीजें उठाता है, भागना, दौड़ना, कूदना, सब प्ले के जरिए बच्चा सीखता है। दूसरा, विजन और फाइन मोटर डेवलपमेंट बच्चे में होती है उस प्ले से। बच्चे को खिलौना कहाँ से उठाना है, कितनी दूर से उठाना है, कहाँ पे रखना है, उसकी विजन कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है इन सब चीजों से। उसके कई खिलौने ऐसे होते हैं जिनमें हमारे फाइन मोटर स्किल्स, मतलब हमारी उंगलियों का इस्तेमाल होता है, तो इससे उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है। हेयरिंग और लिसनिंग डेवलप होती है, बच्चा सुनता है, पेरेंट्स की बात सुनता है कि बेटा ऐसे खेलना है, हेयरिंग उसकी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है। लैंग्वेज उसकी डेवलप होती है, लैंग्वेज में बच्चा डिफरेंट खिलौनों के नाम सीखता है, उनको बोलना सीखता है, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, उसके कलर्स इंक्रीज होंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रिलेटेड है प्ले से। सोशल बिहेवियर डेवलप होगा, बच्चा धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाना सीखेगा अगर खेलेगा, जितना शेयरिंग करेगा अपने टॉयज की या दूसरों के टॉयज के साथ खेलेगा, तो सोशल बिहेवियर भी अपने आप में डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट होगी, फ्रेंड्स बनाना एक बहुत बड़ा इमोशनल डेवलपमेंट है। बच्चे को हार जीत का फर्क समझ में आएगा कि ये गेम पूरा हुआ है, बच्चे के डिफरेंट इमोशंस आएंगे उसके अंदर, तो वो समझेगा उन चीजों को। बच्चा खुद कर रहा है तो वो ज्यादा समझेगा, अगर हम उसे फोर्सफुली करा रहे हैं तो वो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी उसकी, कॉग्निटिव में बच्चा डिफरेंट कलर समझेगा, वजन के बारे में समझेगा, साथ में उसको कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आएंगी कि अगर हम एक खिलौना एक चीज को ऐसे नहीं कर सकते तो हम ऐसे कर लेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट होगी, जैसा कि हम सर ने भी बताया था कि फिजिकल डेवलपमेंट, एरोबिक एक्सरसाइजेस कितनी अच्छी तरह से होती हैं तो हमारी फिजिकल फिटनेस और हेल्थ मेंटेन रहती है। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जो सजेस्ट करती हैं कि बच्चा अगर अपनी मर्जी से खेल रहा है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे से डेवलप करता है और ग्रो करता है और चीजें सीख पाता है। हमारे प्ले का अल्टीमेट गोल यही है कि बच्चा सीख पाए, ग्रो करे। अगर बच्चा वो अपने हिसाब से करके सीख पा रहा है, उससे बेटर क्या रिजल्ट होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ चीजें हैं प्ले की जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए खेलने के लिए। ऐसी 4 चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं कि जो बच्चे को खेलने के लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है। पहली है प्ले थिंग, दूसरी है प्ले स्पेस, तीसरी है प्ले टाइम और चौथी है प्ले मेट्स। पहले हम प्ले थिंग्स को देखते हैं। जैसे कि ये नाम से ही बहुत जाहिर है प्ले थिंग्स क्या हो सकता है। प्ले थिंग्स कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि बच्चा खेल रहा है, जिससे कि बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प हो रही है, बच्चा खेल सकता है उससे। जरूरी नहीं है कि वो फैंसी टॉयज हो, महंगे महंगे टॉयज हो, प्लास्टिक के टॉयज हो, ऐसी कोई भी चीज जिससे बच्चा खेल रहा है वो उसकी प्ले थिंग है। फॉर एग्जाम्पल कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गया, स्पून हो गया, वेजिटेबल्स, पेबल्स, कुछ भी ऐसा चीज जिससे बच्चा खेल सकता है वो उसके लिए प्ले थिंग कहलाई जाएगी। फिर हम देखते हैं प्ले स्पेस। प्ले स्पेस क्या होता है? एक एरिया जहाँ पे बच्चा खेल पाए, फ्रीली खेल पाए, उसको डर ना लगे खेलने में, उसको सिक्योरिटी भी मिले। अगर आप बच्चे को मार्केट ले जाएंगे, क्राउडेड प्लेस में ले जाएंगे कहीं और आप उसको बोलेंगे कि बेटा खेलो, तो वो उसके लिए प्ले स्पेस नहीं है, बच्चा नहीं खेल पाएगा। तो बच्चे के लिए एक प्ले स्पेस होना, चाहे वो घर में उसका टेबल हो, उसका सोफा हो या घर का कोई भी कोना हो, वो बच्चे के लिए उसका प्ले स्पेस हो सकता है। तो उसको वो चीज देना बहुत जरूरी है कि उसको खेलने की जगह दे। ये घर के अंदर भी हो सकता है, इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। इंडोर में घर के अंदर जैसे मैं बताया सोफा, टेबल, चेयर, कुछ भी जो भी बच्चे को पसंद हो वहां पे वो खेल सकता है। बाहर पार्क्स होते हैं, इवन सड़क पे बच्चे खेलते हैं, तो वो उनका एक प्ले स्पेस होता है। बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस प्ले स्पेस में बच्चों को कोई हार्मफुल चीज अफेक्ट ना कर दे, उनकी सिक्योरिटी का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्ले टाइम। प्ले टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बच्चों को सिर्फ थेरेपेटिक इंटरवेंशन दे रहे हैं या फिर एक्सरसाइजेस कराते रहते हैं या हम उनको पढ़ाए जा रहे हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ नहीं पा रहा है, हम उनको जबरदस्ती पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रो कर जाएगा, ज्यादा पढ़ लेगा। बच्चे को प्ले टाइम देना उतना ही जरूरी है जितना कि एक थेरेपेटिक इंटरवेंशन देना जरूरी है। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ने से भी और
अगर उनको हम लगातार किसी काम में इन्वॉल्व रखें। और असल में बच्चों का काम ही है खेलना। बच्चों का काम, अगर बच्चों का काम खेलना नहीं होगा तो किसका काम होगा? अगर हम बच्चों को दूसरे कामों में लगाए रखेंगे तो वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे। उनको प्ले टाइम देना बहुत जरूरी है। और पर हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्ले टाइम अनड्यू, मतलब बहुत लंबा ना दें हम उनको। अगर हमने उनको बहुत लंबा प्ले टाइम दे दिया तो वो बोर हो सकते हैं, अकेला महसूस कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि हमारे पेरेंट्स को या अडल्ट्स को हमारी फिक्र ही नहीं है, वो हमसे थोड़ा सा निग्लेक्ट, हमसे बचना चाहते हैं, इसलिए वो हमको खेलने दे रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्ले टाइम आप अपने बच्चे के लिए डिसाइड करना चाहिए, हर पेरेंट को, हर एडल्ट को, ताकि उसको उसकी ग्रोथ में और हेल्प हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेमेट्स और पार्टनर्स। अब आप बोलेंगे कि एक छोटे बच्चे का कौन खेलने का पार्टनर होगा, पर ऐसा नहीं है। जब भी एक बच्चा पैदा भी होता है, कोई इन्फेंट बच्चा भी होता है, उसके लिए उसकी मदर उसकी सबसे बड़ी, उसका केयर गिवर उसका सबसे बड़ा पार्टनर होता है। प्ले पार्टनर वही होते हैं। मदर का टच करना, मदर की आवाज, मदर छोटे छोटे गेम्स खेलती हैं, टिकलिंग करना, गुदगुदी करने के गेम्स होते हैं, कपड़ा लगा के पीकाबू टाइप गेम्स खेलते हैं। तो ये सारे गेम्स जो होते हैं उस बच्चे को मदद करते हैं ताकि वो सोशल हो पाए और उसके प्लेफुल स्किल्स इंप्रूव हो पाए। तो बचपन से ही हमारे पेरेंट्स, हमारे केयर गिवर्स ही हमारे प्लेमेट्स, हमारे पार्टनर्स बन जाते हैं। धीरे धीरे बच्चे और थोड़े थोड़े बड़े होते रहते हैं तो हमारे दादा दादी इन्वॉल्व होते हैं, घोड़ा बन के खेलना, इतने सारे गेम्स होते हैं जो सब खेलते हैं घर वाले मिलके। उस टाइम पे वो ही बच्चे के लिए प्लेमेट्स उसके पार्टनर्स होते हैं। इनफैक्ट जब बच्चा अकेला खेल रहा होता है, सोलो प्ले करना शुरू करता है, तब भी पेरेंट्स का कहीं ना कहीं रोल रहता है कि वो बच्चे को ऑब्जर्व करें, देख रहे हैं। इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। नेक्स्ट, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है और 3 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो बाहर जाके लोग बच्चों के साथ खेलने लगता है, मिलने लगता है। उन अपने प्लेमेट्स को, मतलब अपने खेलने वाले बच्चों को ही वो फ्रेंड्स समझता है अपना, वो दूसरों को जानने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, उसका एक फ्रेंडशिप वाला इमोशन भी डेवलप होता है। वो समझने की कोशिश करता है कि हाँ दूसरे का क्या बिहेवियर है, मेरा क्या बिहेवियर है। तो तब वो उसके प्लेमेट्स और उसके पार्टनर्स बन जाते हैं। बड़े होते होते बच्चे की लाइफ में बहुत सारे प्लेमेट्स और पार्टनर्स आते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारा एडल्ट्स मतलब पेरेंट्स, केयर गिवर्स, हमारे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, सबका कुछ ना कुछ रोल होता है बच्चों की प्ले की जिंदगी में जो हमें निभाना होता है, जो हम एक रोल प्ले करते हैं। ये कुछ रोल्स हैं। फर्स्ट रोल है प्ले पार्टनर्स का। प्ले पार्टनर्स का मतलब हम इक्वली बच्चे के साथ खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में ही जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके घर वाले उसके साथ इक्वली पार्टनर होते हैं। उसको घोड़ा बनना है तो वो घर वाले घोड़ा बनते हैं और उसको अपने ऊपर बिठाते हैं, तो वो इक्वल प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट रोल आता है ऑब्जर्वर का। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बच्चा जब अकेला खेल रहा होता है, वो ग्रोथ के प्रोसेस में होता है और एक ऐसा स्टेज भी आता है कि बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है। उस टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, उनका ये रोल होता है कि वो बच्चे को दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ बच्चा खेल रहा है, वो डेवलप कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट रोल एडल्ट्स का आता है एडमायरर का। इसमें क्या होता है, बच्चे के प्ले को हमें वैल्यू देनी होती है। हाँ, उसे हमें अप्रेस करना होता है कि हाँ बेटा आप अच्छा खेल रहे हो, बेटा आप कितना अच्छा गेम है, आपने नया गेम सोचा है। तो हम उसके एडमायरर बनते हैं, उसके प्ले के। एक नेक्स्ट रोल होता है फैसिलिटेटर रोल का। मतलब कि बच्चे को खेलने में थोड़ा सा आसानी देना, उसके साथ खेलना नहीं पर उसके प्ले को थोड़ा सा आसान बनाना, फैसिलिटेट करना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे किचन सेट खेलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो ऐसे नकली प्लेट्स और चम्मच और गैस सब कुछ रखते हैं अपने पास। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको छोटी छोटी नकली रोटियां बना के, असली वाली रोटियां बना के दे देते हैं, थोड़ी सी सब्जी दे देते हैं उनके उन किचन सेट के प्लेट मटेरियल में। तो वो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो अपना गेम जो है और अच्छे तरीके से इजीली खेल पाए। तो ये फैसिलिटेटर का रोल है एक तरीके से। नेक्स्ट एक रोल आता है एडल्ट का, मॉडल का। कोई भी प्ले मटेरियल है हमारे पास, अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि सेम प्ले मटेरियल से कितने डिफरेंट तरीकों से खेला जा सकता है, तो हम उसको मॉडल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्डबोर्ड है, बच्चा कार्डबोर्ड के साथ बस उसको फाड़ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा कैसे खेलना है।
तो हम क्या कर सकते हैं, कार्डबोर्ड के अंदर आईज बना देंगे, फेस बना देंगे, उसको काट देंगे, उसको एक कैप पहना देंगे, या फिर कार्डबोर्ड से कम क्राफ्ट मटेरियल का दिखा सकते हैं। तो हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि प्ले मटेरियल तो कैसे वो यूज कर सकता है, तो हम एक मॉडल की तरह उसको सिखा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं मीडिएटर का रोल। मीडिएटर के रोल में होता है कि बच्चों में लड़ाइयाँ होती हैं, खेलते खेलते कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, भाई बहनों में हो जाती हैं, तो मीडिएटर के रोल में एडल्ट उन लड़ाइयों को, उन प्ले की लड़ाइयों को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करते हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो एडल्ट्स वहां पे एक रोल प्ले करते हैं। लास्ट एडल्ट्स का रोल ये है कि आइडेंटिफाई किया गया कि एक सेफ्टी ऑफिसर की तरह। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं, वो पार्क्स में जाके खेलने लगते हैं, अपने आप खेल रहे होते हैं, उसमें पेरेंट्स को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होता है, पर पेरेंट्स फिर भी उनको दूर से देख रहे होते हैं एज उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कि वो ठीक है, वो गिर तो नहीं गए या फिर उनको चोट लग गई, सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए पेरेंट्स उनको देख रहे हैं दूर से। तो एडल्ट्स का वहां पे रोल आ जाता है एज अ सेफ्टी ऑफिसर, उनकी सेफ्टी के लिए। ये कुछ चीजें थी, मतलब अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मतलब ही है व्यवसायिक चिकित्सा, अगर बच्चों के लिए उनका व्यवसाय ही खेलना है, अगर हम उनके खेलने पर भी ध्यान ना दें तो वो कैसे ग्रो कर पाएंगे। तो खेलना एक उनके लिए ऐसी चीज है जो उनके ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम हर प्रोफेशनल को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे मेरा वार्तालाप खत्म होता है। थैंक यू तरुश्री, आपका बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और हमें भी कुछ नया लर्न करने को मिला। आपने राइट्स के बारे में चर्चा की कि प्ले ऐसे चिल्ड्रंस का क्या राइट्स होता है प्ले में, और क्या इम्पोर्टेंस रोल होता है, और कौन कौन से प्रोवाइड कर सकते हैं प्ले में, जैसे कि हम बताया प्ले थिंग्स, प्ले स्पेस, प्ले टाइम, प्ले मेट्स, तो और रोल ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, फैसिलिटेटर क्या है, ऑब्जर्वर क्या, एडमायरर क्या, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे ख्याल से आपके डिस्कशन से मेरे जितने भी प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं और जो भी आए, उनको बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी। कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे पास, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपसे मैं लास्ट में डिस्कस करेंगे आपको। और हमारे साथ हमारे डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट श्री संजय कुमार साहब जुड़े हैं, संजय सिंह साहब, तो वो इस डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। और मैं नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन को मैं टाइम देना चाहूँगा, और समय की थोड़ी कमी है, आप हमसे जुड़े रहें और इस चर्चा को हम लास्ट में डिस्कशन में आपके साथ पैनल डिस्कशन के बाद हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वंस अगेन तरुश्री। इस चर्चा की अगली शुरुआत के लिए मैं श्री राकेश महापात्रा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। उनको आमंत्रित करने से पहले मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। श्री राकेश महापात्रा जी मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, जो कि अभी कार्यरत है CRC सिक्किम एज ए लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पोस्ट पे, जो कि हमारे भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंदर आती है। और CRC सिक्किम अभी मुश्किल से अभी 6-7 महीने हो रही है, नया सेटअप है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और हम बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स उस सिक्किम पे जुड़े हुए हैं, सिक्किम में कार्यरत हैं। और मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए श्री राकेश महापात्रा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अपने चर्चा और टॉपिक को शुरुआत करें। उनका चर्चा का टॉपिक है थेराप्ले, क्रिएटिंग ए बेटर पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। तो चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। श्री राकेश महापात्रा जी, आप जुड़े हुए हैं हमसे? राकेश महापात्रा सर। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत करता है CRC गोरखपुर। आप अपने डिस्कशन शुरू कर सकते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर हिमांशु दास सर, डायरेक्टर NIPVD Dehradun, and Sri Ravi Kumar sir, resident coordinator CRC Gorakhpur, and Amit Kumar sir, lecturer occupational therapy CRC Gorakhpur, and all CRC Gorakhpur teams for inviting me to today's webinar. So आज का जो टॉपिक है, मैं इसका स्लाइड शेयर करता हूँ। इसमें स्लाइड विजिबल सर? जी विजिबल है। राकेश, मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कुछ हमारे मैसेज में कुछ इनपुट आए हैं कि अगर ये इंग्लिश में भी थोड़ा डिस्कशन होते, वैसे तो इंग्लिश में ही PPT है,
थोड़ा सा आप मिक्स करके डिस्कशन थोड़ा कीजिएगा, तो मेरे ख्याल से जो इंग्लिश के समझने वाले प्रोफेशनल्स है वो समझ सकेंगे इस चीज को। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। विजिबल है आपका पीपीटी? थैंक यू। आज का जो टॉपिक है, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट थेराप्ले क्रिएटिंग ए बेटर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। क्या करना है, कैसे कि थेराप्ले के साथ हम एक पेरेंट एंड उसका बच्चा, उनके दोनों का रिलेशनशिप को कैसे अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, सो नाउ आई एम कमिंग टू द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज प्ले थेरापी? To understand this, we have to understand what is occupation. Occupation is a dominant activity. For adult, his occupation is doing his job and earning for his family. But while doing his occupation, while doing his job, what happens? Something he face any problem, कुछ problem होता है जो कि उसी को एक्सप्रेस कर सकता है उसका सीनियर के साथ या कलीग के साथ, किसी के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट चाइल्ड? बच्चा का क्या है? बच्चा का ऑक्यूपेशन है प्ले। सो थ्रू प्ले व्हाट हैपेंस? थ्रू प्ले चाइल्ड shows its feelings, asks for his needs. Sometimes due to any reason, maybe any neurological problem, psychological issue, any other trauma, child cannot able to play properly. He cannot able to express his emotions, cannot get out of the problem. So with the help of therapeutic play, therapist guide in such a way that child is able to express his emotions. And here what happens? We can develop a better parent-child relationship. So coming to the next slide, थेराप्ले हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहाँ पर ये पाया जाता है? जनरली इन स्कूल्स, होम, आउट पेशेंट मेंटल हेल्थ क्लिनिक, हॉस्पिटल, रिहेबिलिटेशन सेंटर, अर्ली इंटरवेंशन यूनिट्स, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन होता है हाई रिस्क इन्फेंट का, देन रेसिडुअल ट्रीटमेंट सेंटर्स, होमलेस शेल्टर, देन प्राइवेट प्रैक्टिसेस आल्सो। सो ये थेराप्ले का पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट होते हैं फर्स्ट तो चाइल्ड, क्योंकि उसी का ही प्रॉब्लम है, देन पेरेंट और प्राइमरी केयर गिवर्स, देन वन और टू थेरापिस्ट। व्हाई वन और टू थेरापिस्ट? बिकॉज समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, जब एक थेरापिस्ट प्ले थेरापी दे रहा है उसी टाइम क्या होता है, पेरेंट्स को इन स्टार्टिंग में हम इन्वॉल्व नहीं कराते हैं। उसी टाइम क्या होता है, अगर टू थेरापिस्ट रहेंगे, एक थेरापिस्ट ऑब्जर्वेशन रूम में पेरेंट्स के साथ बैठे बात कर सकते हैं, जहां से वो बोल सकता है कि डिस्कशन कर सकता है कि कैसे हो रहा है थेरापी, क्या हो रहा है बच्चों में, क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं, जो ट्रीटिंग थेरापिस्ट है वो क्या करा रहा है, क्या नहीं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेटिंग कैसा होना चाहिए, जो थेरापी का सेटिंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? द रूम शुड बी सिंपल, फंक्शनल एंड कंफर्टेबल। कंफर्टेबल भी होना चाहिए, वहाँ ये फंक्शनल होना चाहिए, बहुत सारा मशीन नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबल में सपोज वहाँ चेयर भी होना चाहिए, कोई पेरेंट्स आते हैं, कोई बच्चा को लेकर कोई पेरेंट्स आते हैं, देन व्हाट हैपेंस, समटाइम्स दे हैव लो बैक पेन, knee pain, so they cannot sit in the floor. So if there will be any chair, they can sit there. So there should be also bean bag and pillows should be there, because to relax sometimes and to have fun. Then एक थेरापी रूम में हमेशा एक ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए विथ 2-way viewing mirror। जैसे कि क्या होगा, पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन रूम में बैठेंगे, वहां से बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, थेरापिस्ट क्या कर रहा है वो देख सकते हैं। उसके बाद सपोज ऑब्जर्वेशन रूम इज नॉट अवेलेबल, क्या कर सकते हैं, हम सिंपली थेरापी यूनिट में वीडियो बना सकते हैं, या थेरापिस्ट क्या करे कुछ सिचुएशन को वीडियो करके पेरेंट्स को समझा सकते हैं, नहीं ये आपका बच्चा में ये सारा प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको केयर करना है, इसी के ऊपर हमको फोकस करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कभी कभी पेरेंट्स हमारे साथ बहुत टेंशन में आते हैं, उनका बच्चा को लेके आते हैं, देन व्हाट हैपेंस, दे आस्क हाउ मेनी सेक्शन यू विल टेक, कितना सेशन होगा, कितना नहीं, कितना टाइम लगेगा, मेरा बच्चा कब ठीक होगा, ये कुछ जनरल क्वेश्चन आता है, and it should be obvious question, there is no problem, they can ask any question. So according to the evidence, how many session, the session should be 18 to 24 session. This include an assessment period of 3 to 4 session, क्योंकि जब हम असेसमेंट करते हैं, ये नहीं कि एक सेशन में बच्चा आ गया, उसी का जो बिहेवियर है सेम थिंग वो नए सेशन में दिखाएगा, बिहेवियर चेंज हो सकता है। So it should be 3 to 4 session. In between the therapy treatment will going on, then the follow-up session to 4 to 6 weeks. If case is complex, ये केस अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, then
हम ट्रीटमेंट सेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मे बी 6 मंथ to 1 year तक ले सकते हैं। जनरली कोई पेरेंट्स कंप्लेन देते हैं, ये थेरापिस्ट मुझे 10-15 मिनट दे के छोड़ दिया है। वहां गया था, वहां पर थेरापिस्ट क्या कहता है, हाउ मच टाइम दे गिव फॉर 1 hour एंड मोर। सो कितना टाइम होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम, मेनली अकॉर्डिंग टू द एविडेंस इट शुड बी 30 to 45 मिनट्स। बट ये नहीं कि एक फिक्स रूल है आपको 30 मिनट्स दिखना है, आपको 45 मिनट दिखना है। अकॉर्डिंग टू नीड यू कैन इंक्रीज द टाइमिंग ऑल्सो। थेरेपी से क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट, चाइल्ड का कॉपिंग स्ट्रेटेजी डेवलप होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा, देन सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ इमेज भी डेवलप होगा, देन रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, देन एंजाइटी कम होगा, देन सोशल स्किल एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी डेवलप होगा, देन ऑल्सो फाइन एंड ग्रॉस मोटर विल बी डेवलप्ड। Then we will discuss when play therapy will be used. It can be used in many conditions like if it is chronic illness or any palliative care, otherwise developmental delays or learning disabilities. अगर कोई बच्चा का स्कूल में भी बिहेवियर में प्रॉब्लम है, कोई बच्चा बहुत सारा एग्रेसिव एंड एंग्री बिहेवियर है, और देयर इज एन इमोशनल ट्रॉमा जैसे कि कोई फैमिली में मम्मी पापा के अंदर डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन और डेथ ऑफ ए क्लोज फैमिली मेंबर, देन बच्चा भी ट्रॉमा में जाता है, देन उसका साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है, उसी में भी हम प्ले थेरेपी दे सकते हैं। देन घर में अगर पेरेंट्स में झगड़ा होता है, कोई वायलेंस होता है, देन सेक्सुअल अब्यूज होता है बच्चे में, देन उसी को एक ट्रॉमा होता है, उसी में वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, देन एंजाइटी बढ़ जाता है, देन डर होता है। देन ईटिंग एंड टॉयलेटिंग डिजॉर्डर, दिस बोथ टू आर द साइकेट्रिक डिजॉर्डर, इसमें उसका सोशल, कम्युनिकेशन, फिजिकल, ऑल दिस प्रॉब्लम्स वी कैन गेट। Then ADHD means attention deficit and hyperactivity, and also autism spectrum disorder. Then therapy का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? What should be sequence? सीक्वेंस ये होना चाहिए, जैसे कि कोई बच्चा हमारे पास आता है, फर्स्ट थिंग इज द असेसमेंट, देन यू विल गो फॉर थेरेपी। हियर आल्सो यू गो फॉर द असेसमेंट, देन थेरेपी, देन फॉलो अप सेशन। इन असेसमेंट व्हाट यू डू, मेनली यहाँ पर हम फोकस करते हैं ऑन द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का अंदर रिलेशन कैसा है, रिलेशन ऑफ पेरेंट्स विथ हिज चाइल्ड ये कैसा है, देन क्यों ये रेफरल में आया है, एनी अदर फैमिली हिस्ट्री जो कि उसका बच्चा का साइकोलॉजी में अफेक्ट होता है, ये सब हम असेसमेंट को करते हैं। बट व्हाइल असेसमेंट द चाइल्ड शुड बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। देन वी कम फॉर द ट्रीटमेंट, लाइक आई सेड बिफोर। ट्रीटमेंट में ये नहीं कि आप फर्स्ट सेक्शन ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यू हैव टू एक्सप्लोर व्हाट आर द प्रॉब्लम, सो यू हैव टू कीप इन ऑब्जर्वेशन 2 to 3 sessions. So treatment sessions should be engaging and fun and understanding of the child. We should understand what the child's needs, and we should focus that we should understand the plan change from moment to moment. ये नहीं कि बच्चा आज जो बिहेवियर दिखाया कल भी वो बिहेवियर हो सकता है, मे बी ये बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो ये प्लान हम फिक्स कर लिए, ये नहीं कि कल को ही प्लान के हिसाब से हम करेंगे, जो बिहेवियर पाया जाएगा उसी के हिसाब से ही हम हमारा प्लान को, ट्रीटमेंट प्लान को चेंज करा सकते हैं। तो क्या होता है ट्रीटमेंट में, फॉर द फर्स्ट 3 to 4 सेशन पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन में रूम में होते हैं, थेरेपिस्ट थेरापी देते हैं, बट व्हाइल पेरेंट्स आर इन द ऑब्जर्वेशन रूम, अगर सेकंड थेरापिस्ट अवेलेबल है, देन व्हाट हैपेंस, सेकंड थेरापिस्ट पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि नहीं हमारा थेरापिस्ट ये करा रहे हैं, यहाँ पर आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपका प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी के ऊपर काम करेंगे। सपोज यहाँ पर सेकंड थेरापिस्ट अवेलेबल नहीं है या ऑब्जर्वेशन रूम नहीं है, पेरेंट्स बाहर है, उसी टाइम क्या कर सकते हैं, आफ्टर द थेरेपी सेशन इज ओवर, थेरापिस्ट कम आउटसाइड, डिस्कस एवरीथिंग विद द पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है, देन एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। अगर किसी चीज में पेरेंट्स का जरूरत होता है, सपोज बच्चा रो रहा है और थेरेपी में बिल्कुल मन नहीं देता है, उसी में हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि पेरेंट वोंट बी देयर फ्रॉम द फर्स्ट सेशन। देन ट्रीटमेंट चेकअप सेशन कब होता है, जब हम थेरेपी प्लान कर लेते हैं, एक प्लान दे देते हैं, आपका बच्चा का इतना टाइम लगेगा, 1 month 2 month 3 month हम ये थेरेपी देंगे, उसके बाद आपको घर पर करना है। तो फास्ट में क्या होता है, फास्ट जो 3 months होता है, एवरी मंथ दे कम फॉर द चेकअप सेशन, देन आफ्टर every 4 months they come for a year. Then we'll see what is the core concept of therapy.
first thing is change is possible. What is it means? It works on brain plasticity. Brain plasticity क्या कहता है? It means brain's ability to change and adapt to new things as a result of experience. जब experience होते जाएगा, brain भी change होता है. As a result, what happens? Child learns new things. Then enhance is cognitive, psychological and emotional development. यहाँ पर उसका emotional, cognitive and psychological development भी होता है. Then therapy provides a direct here and now experience. क्या कहता है कि जब हम एक बच्चा थेरेपी में आता है, उसका पास्ट में जो प्रॉब्लम हुआ था, हमें उसी के ऊपर फोकस नहीं करना. अभी बच्चा हमारे पास आया है, उसी के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, देन आगे जाके हम क्या कर सकते हैं. पास्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करना, बट यू हैव टू नो द पास्ट. क्यों हमें पास्ट के बारे में जानना है? ओनली बिकॉज पास्ट में सपोज कोई बच्चे के ऊपर कोई इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, यानी ट्रॉमा या कोई पेरेंट्स डिवोर्स है, ये सब जानना चाहिए. तब हम एक अच्छा थेरेपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं. देन थेरेपी शुड बी प्लेफुल. ये नहीं कि बच्चा हमारे पास आ गया, हम बच्चे को बोल देंगे नाउ यू गो टेक दिस बॉल एंड प्ले, एंड द चाइल्ड इज प्लेइंग एंड वी विल सिट इन वन प्लेस. थेरेपी शुड बी प्लेफुल. वी शुड एंगेज इन द थेरेपी एंड इट शुड बी मल्टी सेंसरी. मल्टी सेंसरी क्या है? जैसे कि हम सेंसरी इंटरेक्शन में हम फोकस करते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, वेस्टिबुलर, टैक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टिव, ये सब में सब कुछ पाया जाता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है इन दिस एरिया. देन वी कैन सेंड द चाइल्ड टू द सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापिस्ट. देन ये थेरापी जो होता है हमेशा एक एक्सटेंसिव यूज ऑफ टच. टच शुड बी अप्रोप्रिएट. सपोज ए यंग गर्ल चाइल्ड इज देयर, यू कैन नॉट टच हर ऑलवेज. सो द टच शुड बी अप्रोप्रिएट. कहाँ पर टच करना है, कहाँ पर टच नहीं करना है, ये आपको सीखना है. ये नहीं कि कोई भी बच्चा आता है आप बार बार टच करेंगे तो मे बी तो चाइल्ड विल अवॉइड. नेक्स्ट थिंग, अप्रोच टू ट्रीटमेंट. व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द थेरापिस्ट? गाइडलाइंस ये है, द थेरापिस्ट शुड बी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विथ इज टेकिंग द चार्ज. हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए एंड रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, एम्पैथिक होना चाहिए. जब हम एक बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, sympathy नहीं दिखाना. With empathy you have to treat, and हमेशा we have to focus on the eye contact. So if you focus on eye contact, the eye contact will develop, then we can better treatment दे सकते हैं. then हमेशा एक appropriate physical contact होना चाहिए. हमेशा दिखना है कि ये बच्चा को कहीं हर्ट नहीं हो, कहीं पर इंजुरी नहीं हो रहा है. ये माइंड में हमेशा रखना है कि every child is unique, special and valued. ये नहीं कि ये बच्चा में जो बिहेवियर दिख रहा है next child will show the same behavior. So हमेशा ये फोकस में करना है कि every child is unique and we should be responsive to the cues given by the child. Child क्या cues दे रहा है, वो चाहता है या नहीं, करना चाहते है या नहीं, उसका इमोशन, ये सब को देख के आगे हम ट्रीटमेंट को बढ़ा सकते हैं. Then how to prepare the parents for the active role in the treatment. पेरेंट्स को कैसे हम एक एक्टिव रोल थेरेपी में इन्वॉल्व करा सकते हैं. फर्स्ट थिंग ये दिखना है कि द फॉर द रेफरल, तो क्यों हमारे पास आए हैं, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, उनके दोनों पेरेंट्स के बीच, बच्चों के साथ, फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, ये सब जानना है. उसके बाद उनको टोटल हिस्ट्री लेने के बाद यू हैव टू क्रिएट ए ट्रीटमेंट मॉडल एंड यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट. मीन्स हम पेरेंट्स को बोलना है कि ये प्रॉब्लम है, ये एरिया में डेफिसिट है, सो वी हैव टू प्रेजेंट इन वे, यू हैव टू गो फॉर दिस. देन अगर पेरेंट्स यहाँ पर प्रिपेयर नहीं है, सपोज लगता है कि नाउ पेरेंट्स आर नॉट रेडी, सो यू हैव टू गिव सम मोर टाइम. देन कुछ पेरेंट्स आता है, दे आर सेइंग कि मैं क्यों नहीं मेरे बच्चे के साथ रहूंगा, मेरा बच्चा, मैं उनके साथ रहूंगा, क्यों बाहर रहूंगा, क्यों ऑब्जर्वेशन में रहूंगा. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू से दिस इज द प्रोसेस ऑफ ए थेरेपी. सो बट कहाँ पर कैसे डिसाइड करें कि ये बच्चा को यहाँ पर रहना है. जैसे कि एक चाइल्ड है 2 years में कम है, तो उसी का जो इमोशनल अटैचमेंट है इट इज विद द पेरेंट्स, मोस्टली विद द पेरेंट्स. सो अगर बच्चे का एज लेस देन 2 years तक वहां पर बच्चे को विद पेरेंट्स में रहना है. देन कोई ट्रॉमा है, कोई प्रॉब्लम है, देन कोई एबिज है, उसी टाइम चाइल्ड का मेंटल हेल्थ सही नहीं होता है, दैट टाइम ऑल्सो पेरेंट्स शुड बी देयर इन द ट्रीटमेंट सेशन. और कोई बच्चा जो कि अडॉप्ट हुआ है फॉस्टर होम से, उनका भी वहां पर पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना चाहिए. नेक्स्ट, वर्किंग विद द चाइल्ड. व्हेन वी वर्क विद द चाइल्ड वी गो इन दिस फेज. फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन. जैसे इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे कि कोई बच्चा आता है, द चाइल्ड कम टू द थेरेपी रूम,
So there should be ground rule. What should be the ground rule? That therapy should be guided, the child will be kept safe and it will be organized. ये नहीं कि बच्चा आ रहा है आपको कोई भी कुछ भी दे दे, क्योंकि मम्मी के पीछे छूट जाते हैं। तो हम देखते हैं कि नहीं, बच्चा हमारे साथ करना नहीं चाहते हैं। उसी टाइम आप उनको जबरदस्त नहीं बोल सकते कि you just come here and do this thing. This won't appropriate. So what you have to say, first you have to introduce yourself like, hello, my name is Rakesh. I know you are a very good girl. You are a strong girl. It's okay if you don't want to do the therapy. Your mom is there. So we'll both will do this. So अभी आपको क्या करना है, उनका मम्मी को उनको बोला है कि बच्चा को बोला नहीं, आप एक ले चलेंगे, थेरेपी तो नहीं बोला, उनको बोला ये बॉल के पास चलो खेलते हैं। सपोज एट द टाइम ऑल्सो ओवे टू यू। सो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मैं भी ये फर्स्ट सेशन है इसलिए बच्चा नहीं कर रहा होगा। सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि बच्चा नहीं कर रहा है आपको डिप्रेस हो जाना है। देन क्या करना है, सपोज एक बच्चा आता है इन द फर्स्ट सेशन, यू आर इनसाइड द थेरेपी रूम एंड द चाइल्ड इज विथ यू and the parents are in the observation room. So at that time the child cry. Child हमेशा बोलता है कि मैं बाहर जाऊंगा, मम्मी के पास जाऊंगा। उसी टाइम क्या करना है, डायरेक्ट नहीं छोड़ना, उसी को एश्योरेंस देना है कि your mom is outside. If you need them, they will come inside. Or if you want, you can go. But let's play together. If you want, just tell me. I will ask your mom to come inside. Like this. तब क्या होगा, उसी का एक ट्रस्ट डेवलप होगा कि नहीं, मेरे को जानने के लिए कोई है, यहाँ पर मैं ट्रस्ट होती हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सिक्योर होगा। देन तो उसी टाइम क्या होता है, मेरे पापा उसका हाथ पांव चेक करते, वो खेल रहा है नहीं, हंस रहा है या नहीं, उसका कलर क्या है क्या नहीं, चेक इन दैट। तो कि पेरेंट्स थेरापिस्ट को एक प्रॉपर वे में चेक करनी, ये नहीं कि जैसे कि हम एडल्ट पेशेंट मसल टोन, स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन चेक करने के बाद सपोज एक बच्चा इज नॉट गिविंग द आई कॉन्टैक्ट, ही कैन नॉट से कि जस्ट लुक एट मी, आई एम हियर, ऐसे उसको हम जबरदस्त नहीं करा सकते हैं। उसको क्या करा सकते हैं, बोल सकते हैं कि यस यू आर ए गुड गर्ल, तुम बहुत अच्छी हो, ठीक है, मुझे तुम सरप्राइज करो, क्यों नहीं दिख रहे हो मेरे से, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है मत दिखिए, बट मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तुम मुझे बता देना। तब क्या होता है, बच्चा ये सोचेगा कि नहीं ये थेरापिस्ट मेरे पास है, अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है देन ही विल लिसन टू मी। सो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। तो इसी वे में हमको ट्रस्ट क्रिएट करना है बच्चे के साथ। देन मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा समय की कमी है हमारे पास और हम ओके 4 बजे तक सेशन समाप्त करेंगे, कोशिश करेंगे, और डिस्कशन आवर भी है, 2-3 क्वेश्चन भी आए हैं और इस टॉपिक को हम लोग आगे भी रखेंगे। सर थोड़ा सा आप इसको समराइज कीजिए 1-2 मिनट में, और मैं डिस्कशंस के लिए लाना चाहूंगा सेशंस को, और उसके बाद फिर हम लोग इस सेशंस को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। प्लीज सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, 2 मिनट में सर सेशन खत्म कीजिए। हेलो सर। जी सर मैं सार्थक का पापा बोल रहा हूँ। जी 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 सर मेरा एक सवाल है आपसे। सर हाँ बोलिए बोलिए, सवाल बोलिए, आप लिख के भेजिए चैट में, मैं डिस्कशन करता हूँ। बोलिए सर मैं लिख नहीं सकता। अच्छा बोलिए बोलिए। सर जैसे हमारा सार्थक ये जो चलता है सर, ये चलते चलते भाई फिर ऐसा लगता है कि मुझे चलते डर जाता है, मतलब किसी चीज से एकदम। जी जी तो सर कैसे गाइड करें, मतलब वो बाइक चलता है तो कोई चीज मतलब लगती है उसे साइड में है, मतलब डर जाता है एकदम। जी 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 ये कितने साल का है आपका बच्चा? सर सार्थक अभी 5 साल का हो गया। 5 साल का है। आपने थेरेपी लिया है, सेशन लिया है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल से मिला आपने? सर सेशन तो चल रहे हैं, अभी महीने से सेशन चल रहे हैं इसके। चल रही है थेरेपी? हाँ सर, मतलब ऑनलाइन क्लास चलती है इसकी। नहीं एक्सरसाइजेस की थेरेपी चल रही है, एक्सरसाइजेस से रिलेटेड? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने भी। अच्छा ठीक है सर, उसका तो हम लोग करेंगे। आप अपना मेल आईडी मुझे लिख दीजिएगा, मैं भी अपना मेल आईडी चैट में लिख दूंगा, आप मुझे मेल कीजिएगा, है ना?
मैं उसका बारे में पूरी डिटेल आपसे लूंगा और मैं आपको डिस्कशन इसके बारे में जो भी ट्रीटमेंट और सजेशन है मैं आपको इसमें ये लिखूंगा। ठीक है सर? ठीक है सर। हाँ, अपना मैं अपना चैट बॉक्स और मेल आईडी लिख देता हूँ। सर ओके, थैंक यू सर। राकेश महापात्रा सर, आप 2 मिनट में कुछ Hello, समाप्त जी। ओके, थैंक यू। सो जैसा हम एक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज इज टेंटेटिव फेज। उसी फेज में क्या होता है, बच्चा सब कुछ कर लेता है क्योंकि वो सोचेगा कि नहीं थेरापिस्ट को मारेंगे इसी लोग कर लेगा, बट उसके बाद रेजिस्टेंट फेज होता है जिसमें वो कुछ करने के लिए नहीं चाहेगा। उसी टाइम हमको कॉन्फिडेंट रहना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। देन ग्रोइंग फेज एंड ट्रस्टिंग फेज होता है। उसी टाइम हम थेरेपी को ग्रेडिंग करा सकते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दे सकते हैं, वहां पर ग्रुप थेरेपी भी इन्वॉल्व करा सकते हैं। देन एंडिंग सेशन में क्या होता है, हम प्लान करते हैं बच्चा जब घर जाएगा क्या करना है क्या नहीं, इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। देन समटाइम्स क्या होता है, हम बच्चों और पेरेंट्स के ऊपर देखते हैं, बट क्या होता है थेरापिस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम होता है जो रनिंग हो जाता है, रनिंग अप आइडियाज की उनका आइडिया नहीं आता है कि नेक्स्ट व्हाट टू डू। देन क्रिटिसिज्म का फेस करना है, देन एंगर आता है, डिपेंडेंसी आता है, देन सैडनेस आता है, दुखी हो जाते हैं। तो उसी टाइम आपको और क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चे को देख के वो कैसे खेलता है उसी के हिसाब से आपके पास जो बच्चा आया है उसी के साथ आप कैसे कर सकते हैं, ये सब के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द डायमेंशन क्या होता है, हम कैसे ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। ये 4 वे में होता है, जैसे स्ट्रक्चर, एंगेजमेंट, में उसको लव केयर ये सब देते हैं। देन चैलेंज में उसको डिफरेंट चैलेंजिंग एक्टिविटी देते हैं जिसके इसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। देन थेरेपी कैसे प्लान कर सकते हैं, प्लान स्ट्रक्चर वाइज क्या होता है, हम हर्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये नहीं कि हम हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, ये कि हम मैसेज दे रहे हैं कि एक बड़ा कोई आपसे है जो आपका हमेशा केयर करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, इसी को बेनिफिट होता है जो ओवर एक्टिव चिल्ड्रन है जो। जी सर। मेरे ख्याल से सर हमें स्टॉप करना चाहिए, टाइम की कमी है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपका। ओके, हम लोग क्वेश्चंस और में डिस्कशन में करते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप डिस्कशंस में जो थोड़ा जवाब दें इनका। ओके सर। हमारे सर संजय प्रताप सर जुड़े हुए हैं। संजय प्रताप सर, कोई क्वेश्चन आया है संजय सर? हाँ सर, सभी को नमस्कार। जी सर। सर्वप्रथम मैं आज के रिसोर्स पर्सन तनु मैडम और राकेश सर का स्वागत करता हूं सर। आपका बहुत ही जबरदस्त और अच्छा सेशन रहा सर। हमारे प्रतिभागियों को ढेर सारी जानकारी प्राप्त हुई। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को बताया कि प्ले का क्या रोल है और ये किस तरह से बच्चों को हेल्प कर सकता है। ये एक प्रश्न आया है, मैं तनु मैडम से इसको लेना चाहूँगा। गार्जियन ने पूछा है कि प्ले थेरेपी के द्वारा हम या उसकी सहायता से हम बच्चों का ध्यान को एकाग्र करने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी जी, ठीक है। तो सबसे पहला तो अगर किसी बच्चे का कोई मनपसंद हम उसको खेल खिला रहे हैं, उसका प्ले वो फेवरेट है, तो उसका अटेंशन सबसे पहले उस पे जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही बन जाता है कि वो प्ले ही उसके लिए अटेंशन वाली एक्टिविटी होगी। दूसरा, किसी भी खेल को ले लो, मैं एक एग्जांपल देके आपको देती हूँ कि बच्चे को पेपर से खेलना पसंद है, बच्चे को अपने हाथ स्लैप करना पसंद है, उसकी अटेंशन किसी तरह से इंक्रीज करनी है, अटेंशन बढ़ानी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चे को मदद कर सकते हैं पेपर फाड़ने के लिए। हम उसको सिखाएंगे पेपर फाड़ना, धीरे धीरे हम उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि हम उसको पेपर को चिपकाना सिखाएंगे, जैसे कि कोलाज बनाते हैं। तो वो एक अटेंशन एक्टिविटी ही है। बच्चे को पेपर से एक्टिविटी करना पसंद था, हमने उसको मॉडिफाई करा कि उसको हम एक एक्टिविटी करवा रहे हैं प्लेफुल वे में, तो उसकी अटेंशन अपने आप इंक्रीज होगी। हर एक्टिविटी के साथ ऐसा किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मुझे लगता है निश्चित रूप से उनको इसका जवाब मिल गया होगा। और अगला प्रश्न है मैडम, एक 6 साल का ऑटिस्टिक बच्चा है, माइल्ड ऑटिज्म है मैडम। उन्होंने पूछा है कि हम इस बच्चे को
किस तरह के खेल में शामिल कर सकते हैं? ठीक है। ऑटिज्म के केसेस में हमने जनरली भी ये भी देखा है कि सेंसरी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हो जाती हैं। मतलब हमारी टच की सेंसेशन में दिक्कतें, मतलब हर तरह की किसी भी सेंसेशन प्रॉब्लम में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को ज्यादातर ग्रुप वाले खेलों में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। साथ में सारे बच्चे हो, रिंगा रिंगा रोजेस टाइप के गेम्स है उसके अंदर इन्वॉल्व करें। बच्चा हाथ पकड़ना भी सीखेगा, इंटरेक्शन भी सीखेगा, साथ में उसका खेल भी होगा। तो ऐसे में ग्रुप प्ले करवाना, पार्क में ले जाकर आप हैंगिंग करवा सकते हो उनको, और बॉल कैच थ्रो करवाना दूसरे बच्चों के साथ। तो जितना ग्रुप इन्वॉल्वमेंट होगा वो उस बच्चे के लिए खेल के जरिए वो बहुत अच्छा रहेगा ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक अगला प्रश्न मैं राकेश सर से लेना चाहूंगा। शिल्पा भास्करन जी ने पूछा है कि स्लम एरिया में रहने वाले ऐसे बच्चे जो छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, प्रॉपर प्लेस भी नहीं है उनके पास खेलने के लिए, और चूंकि कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तो उन्होंने पूछा है कि उनके लिए उनको किस तरह के खेल में शामिल किया जा सकता है? राकेश सर। या थैंक यू सर। जैसे कि एक बच्चा सपोज स्लम एरिया में है, तो फर्स्ट थिंग ये देखना है कि वो अप्रोप्रिएट, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो थेरापिस्ट के साथ अगर वो मोबाइल के फैसिलिटीज है, टेलीरिएफ के फैसिलिटी है, वीडियो कॉल में दिख सकते हैं तो कैसा एरिया है, तो पेरेंट्स के साथ हम अच्छे से फर्स्ट थिंग डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। उनको बस बताना है कौन सा एरिया में प्रॉब्लम है। सपोज जो घर में है कोई एक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, उनके पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये नहीं कि उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई प्ले थेरेपी का इक्विपमेंट चाहिए, बट जो घर में अवेलेबल है उसी के साथ हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, ये थेरेपी उनको दे सकते हैं। ये नहीं कि बस उनको स्पेसिफिक एक्सरसाइज चाहिए, अगर थेरेपिस्ट बोल दिया आपको ये बॉल के साथ खेलना है, मीन्स ये नहीं कि बस आपको बॉल के साथ ही खेलना है। बस अगर आप डिसाइड करें कि जान लिए कि कौन सा एरिया में प्रॉब्लम होता है, क्यों ये प्रॉब्लम होता है, देन हम डिसाइड कर सकते हैं घर में क्या करना है। जैसे मैडम ने बताया कि पैंडेमिक सिचुएशन में हमेशा ये फोकस करना है कि बच्चा घर में रहेगा कैसे, घर में पेरेंट्स के साथ खेलेगा, तब जाके ये सब करा सकते हैं, बाहर नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर बस जनरली फोकस करना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं सर की बात में ऐड करना चाहूंगी कुछ। पेरेंट्स के लिए ज्यादा इजी रहेगा कि वो एक टर्न बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं पेरेंट्स अपना, कि टर्न बाय टर्न एक पर्सन के घर में जाके बच्चे इकट्ठे होके खेलेंगे। क्योंकि स्लम एरिया में जैसे कि प्ले खेलने की जगह नहीं होती है ज्यादा, तो टर्न बाय टर्न वो कभी एक बच्चे के घर में जाके सारे बच्चे इकट्ठे होके खेलेंगे, कभी दूसरे बच्चे के घर में इकट्ठा होके खेलें। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है उनको प्ले स्पेस और प्ले टाइम देने के लिए। और मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसमें सर। जो मैंने स्टार्टिंग में जो पीपीटी बताया था उसमें मैं स्लम एरिया आउटडोर एक्टिविटी का ही पिक्चर रखा हूँ। मैं एक बार फिर से शिल्पा भास्कर मैडम और जो भी अभिभावक जुड़े हुए हैं उस जो पिक्चर्स है उसको जरा एनालाइज करें। मैं एक फिर से इसको शेयर करना चाहूँगा अपना स्क्रीन, तो एक बार उसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा अपने इंटायर स्क्रीन में पीपीटी, जिसमें मैंने आउटडोर एक्टिविटी और स्लम एरिया पे बेसिकली ये डिजाइन ही है। मेरा पीपीटी आप लोगों को दिख रहा है? जी सर। जी सर। हाँ, पहले मैं देखा हम लोग छोटे में झूला झूलते थे, पेड़ पे झूला झूल रहे हैं। और अगर इसमें आप देखेंगे और भी बहुत सारे एक्टिविटी है, जैसे कि बता ये स्लम एरिया के ही है, प्लेफुल एक्टिविटी यही है, और डेवलपमेंट जो हो रही है ये प्ले में फिजिकल एक्टिविटी डेवलप हो रही है। एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का पॉइंट ये मैं बताना चाहूँगा कि जो ये प्ले तो नॉर्मल बच्चों को भी जरूरत होती है, और डिसेबल्ड बच्चे जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर लर्निंग के बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हैं, और इस एज में अगर वो ग्रसित हो जाते हैं किसी बीमारी से या विकलांगता से, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन्हें चिन्हित करेगा और उसको डिजाइन करेगा, उसका एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेगा। और एक्टिविटी हर जगह है, एक्टिविटी चाहे आप रूम में डिजाइन कर सकते हैं, बाहर में डिजाइन कर सकते हैं, हर तरफ से एक्टिविटी डिजाइन कर सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी माइंड पे डेवलप करती है। जैसे ये कैरम बोर्ड है, ये स्लम एरिया के, आप कैरम बोर्ड रख दीजिए, उसमें उसके बहुत सारे लर्निंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रुप एक्टिविटी हो रहा है, आई कॉन्टेक्ट हो रहा है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो रही है। ये बालू पे खेल रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स, ये सब स्लम एक्टिविटीज ही है।
ये चीज, ये आप देख सकते हैं, ये जो खेल रहे हैं डेवलपमेंट की ही पार्ट्स है। क्रिकेट आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, बालू पे खेल सकते हैं, स्कूटर पे चढ़ सकते हैं, डिजाइनिंग, एवरीथिंग इज डिजाइंड, इज क्रिएटिव माइंड। बट बस ये डिफाइन करना है हमें कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस चीज में वो कमी हो रही है उसकी। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करने की तरफ लेके चलता हूँ। और मैं जो हमारे साथ, थैंक यू संजय सर, क्वेश्चन आवर सेशंस के लिए आपको धन्यवाद। और सीआरसी गोरखपुर के टीम और जो भी सभी स्टाफों को जो जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर हिमांशु दास सर, डायरेक्टर निकमेट को बहुत बहुत नमस्कार सर हमारे सीआरसी गोरखपुर तरफ से, और रवि कुमार सर को एज रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जिन्होंने अपने हाथ से वचन से इस सेशन की शुरुआत की और आज की वेबिनार को। और सबसे अभिनंदन मैं करना चाहूँगा आज के जो रिसोर्स पर्सन जो हमारे जुड़े हुए हैं, प्रतिभागी यंग स्टार हैं और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर तरुश्री और राकेश महापात्रा सर का, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। और मैं इस सिलसिला को यही समाप्त करना चाहूँ। जितने भी अभिभावक इस वेबिनार से जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, और इसी के साथ मैं इस वेबिनार की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। थैंक यू सभी को वंस अगेन। थैंक यू तरुश्री एंड राकेश महापात्रा। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। आप सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि आप इस वेबिनार को लेफ्ट करें। ई सर्टिफिकेट इसमें सभी को मिलेगी, और आप फीडबैक फॉर्म भर दें अपना फीडबैक लिंक